नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको भी शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड सेकंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर के एक नए लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो guys, अगर अभी आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगे, जितनी भी क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ आप तक ईजिली पहुंचा पाएँ। तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है, आपको बस सिंपल चैनल पर विजिट करना है। एंड हमने चारों पेपर की कई अलग अलग प्लेलिस्ट बना करके रखी है, तो आप चैनल पर विजिट करें एंड वहाँ से आपको जिस भी यूनिट को, जिस भी टॉपिक को, जिस भी पेपर को देखना है, वहाँ से आप अपनी क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइस, बिकॉज ना यू गाइस सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे ही हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो आइए हम लोग लर्निंग को इंजॉय के जरिए, लाइक आई मीन इंजॉय करके सीखते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आप देख पा रहे होंगे कि पियाजेट्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। देखिए, जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के बारे में जब मैंने अभी पीवाईक्यू एनालिसिस में कर रही थी ना, अभी आपके 5 साल का, तो उसमें इसमें कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो मुझे लगता है मैंने वैसे मोरल डेवलपमेंट की क्लासेस करी है, बट स्पेसिफिक जो इनकी लाइक स्टेजेस उन्होंने बताया, इस पर हमने नहीं करवाया था। तो बिल्कुल अब मैं पीवाईक्यू एनालिसिस कर करके जो मुझे लगता है कि रिलेवेंट है, आपको करवाना चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो बना रही हूँ। तो बिल्कुल ये आपका पीवाईक्यू का आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस ईयर, तो उसके लिए मैं ये करवा रही हूँ। तो आपको वीडियो को देखना है और स्किप नहीं करना है। प्लीज गाइज, आप सारी क्लासेस देख के तब जाना, ठीक। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। और उससे पहले भी हम आपको एक अपडेट देना चाहते हैं। वो अपडेट क्या है, वो अपडेट आपको मैं बता देती हूँ। वो अपडेट ये है कि जैसा आप देख पा रहे हैं कि यूपी बीएड 2026 एडमिशन अपडेट, मतलब 2026-28 का जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म है गाइज, वो रिलीज हो चुका है। तो आपको क्या करना है, आपको हमारे साथ अगर जुड़ करके बीएड करना है तो बिल्कुल यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज कम एंड ज्वाइन अस। तो आपको क्या करना है, इसके लिए यूट्यूब चैनल है वो, एंड साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल, एंड उसी के साथ अगर इफ यू गाइज वांट टू अ हेल्दी कन्वर्सेशन विद ईच अदर, विद मी एज वेल, सो प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करके रखना है, साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल है, इसको भी आपको ज्वाइन करके रखना है, चूंकि क्लास की लिंक्स, पीडीएफ्स, नोट्स, इन्फॉर्मेशन एंड और सब कुछ हम यहीं पे शेयर करते हैं। तो आपको यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप चैनल, ये तीनों आपको सब्सक्राइब करके रखना है। साथ ही साथ अगर आपको हमारे साथ जुड़ के बीएड करना है तो मतलब मैं चाहती हूँ कि हाँ आप हमारे साथ जुड़ के करें। तो इसके लिए हमने अपने ऑफिस का एड्रेस दे रखा है। हमारा जो ऑफिस है ये प्रयागराज में है। तो क्या है, जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी बाग, चुंगी चौराहा, अलोपी बाग, प्रयागराज, ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है। आप यहाँ पर आकर के हमसे मिलें और बिल्कुल अपनी सारी जानकारी ले सकते हैं। बाय द वे, अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, तो आप दिए हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट करके बात भी कर सकते हैं। हमने 2 नंबर दे करके रखा है। पहला है 9919599066, दूसरा 8090656656। तो हमने 2 नंबर दे के रखा है, दोनों में से किसी पे भी हमें आप कॉल करके बात कर सकते हैं। ये लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो जीन पियाजे वॉज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु साइंटिफिकली स्टडीड हाउ अ चिल्ड्रंस मोरल थिंकिंग डेवलप्स। कि ये एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे, कि जिन्होंने पहले बार या साइंटिफिक तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से अध्ययन करा कि किसी भी बच्चे में या फिर बच्चे का जो नैतिक विकास होता है वो किस तरीके से, मतलब क्या स्टेजेस होती हैं, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होते, कैसे होता है, बिल्कुल उसका अध्ययन करा था। तो हिज थियोरी वॉज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन वाइल दे प्ले। इन्होंने जो अपनी थ्योरी बनाई थी ना, इन्होंने जो अपना सिद्धांत बनाया था, ये कैसे कि बेस्ड ऑन ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन वाइल दे प्ले। ये जब बच्चे खेल रहे होते थे तो उनको ये ऑब्जर्व करते थे, उनको ये फॉलो करते थे, उनको ये इमिटेट करते थे, मतलब उनको वो देखते थे, उनका अवलोकन करते थे। कौन, ये आपके जीन पियाजे अंकल जब बच्चे खेल रहे होते थे तो उनको वो देखते थे। गेम स्पेशली मार्बल्स, मतलब आपने तो कंचे, गोलियां जो छोटी छोटी कांच की आती थी, जब ये बच्चे खेल रहे होते थे तो उस टाइम ये उनका अवलोकन करते थे। एंड हाउ दे अंडरस्टैंड रूल्स, और वो कैसे नियमों को समझते थे। कौन, बच्चे लोग। कि बच्चे
यहाँ पर हिंदी में भी ना कि बच्चों के नैतिक विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया कि उन्होंने बच्चों को खेल, विशेषकर कंचे के खेल खेलते हुए देखा और यह समझा कि वे नियमों को कैसे समझते हैं। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, इंडोर आउटडोर कोई भी गेम खेलते हैं तो उसमें रूल्स होते हैं ना, उसमें रूल्स होते हैं, है ना। उसके बाद रेगुलेशंस होते हैं। तो वो गेम पता है सिर्फ गेम इंजॉयमेंट के लिए या फिर खेल के लिए नहीं, बल्कि वहाँ पर हमारा नैतिक विकास भी हो जाता है कि हम नियमों को कैसे फॉलो करें। हम नियमों को तोड़ नहीं सकते, हम नियमों से बंधे होते हैं। बिल्कुल ये सारी चीज़ें वो इसका अवलोकन करते थे, मतलब इसको ऑब्जर्व करते थे और उसके बाद इन्होंने सोचा कि हमें एक इस पर थियरी बनानी चाहिए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि जीन पियाजे एक ऐसे पहले मनोविज्ञानी थे जिन्होंने बच्चों के नैतिक विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया और उन्होंने बच्चों के खेल, विशेषकर कंचे के खेल खेलते हुए देखा और उन्होंने देखा कि ये बच्चे नियमों का पालन कैसे कर रहे हैं, कैसे अपनी मोरालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करके रख रहे हैं। मोरल मतलब क्या होता है कि जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस है, जो एथिक्स है, आप उनको फॉलो करें, दैट्स इनफ ना। तो वही सारी चीज़ें। फिर इनके सिद्धांत का जो मूल विचार था वो क्या था, मैं आपको बताती हूँ। तो इनका जो मूल विचार था, Piaget believed that moral development depends on the cognitive development। क्या था कि पियाजे के अनुसार, जो पियाजे अंकल थे इनके अनुसार, कि नैतिक विकास जो होता है ना, ये संज्ञानात्मक विकास मतलब सोचने की क्षमता पर निर्भर करता है। क्योंकि इनकी मेनली जो थ्योरी के बारे में हम लोग जानते हैं वो पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, इन्होंने जो 4 स्टेजेस बताई है ना, बट इसकी बात हम नहीं करते। बट ये आपके सिलेबस का एक पार्ट है, मीन्स आपके इस पर क्वेश्चन आए इसलिए मैं करवा रही हूँ। तो इन्होंने बताया कि नैतिक विकास हमारे संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है, हमारी सोचने की क्षमता, रीजन देने की, कॉन्सेप्ट्स को समझने की, इन सब पर निर्भर करता है। फिर होता क्या है कि एज थिंकिंग एबिलिटी ग्रोज, मोरल रीजनिंग ऑल्सो बिकम्स मोर मेच्योर। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे बच्चा सोचने में परिपक्व होता है वैसे वैसे उसकी नैतिक समझ भी विकसित होती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारा ग्रोथ होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है, तो हमारी रीज़न देने की क्षमता, हमारा थिंकिंग एबिलिटी प्लस चीज़ों को एक्सपोजर करके उनसे सीखने की क्षमता ना, कुल मिलाकर जैसे जैसे हम मेच्योर होते हैं, जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस होता है, वैसे वैसे हम क्या होते हैं, वैसे वैसे हम और मोरल होते जाते हैं। मीन्स हमारी नैतिक समझ भी बढ़ती जाती है। इनका मूल विचार यही था कि जैसे जैसे हम कॉग्निटिवली मतलब संज्ञानात्मक रूप से विकसित होते हैं, ठीक उसी तरीके से धीरे धीरे, मीन्स ग्रेजुअली, नॉट सडन, ग्रेजुअली हम अपनी नैतिक क्षमता का भी क्या उसमें, या फिर नैतिक समझ की भी उसमें हम कह सकते हैं नैतिक समझ भी विकसित हो पाता है। ठीक, तो इन्होंने बोला कि मोरालिटी इज कंस्ट्रक्टेड नॉट इम्पोज्ड। इनका मानना है कि इनका पियाजे का, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आप नहीं कह रहे हैं, ये पियाजे का मतलब कथन है। उन्होंने बोला कि नैतिकता थोपे जाने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि बच्चे द्वारा स्वयं निर्मित होती है। कि अगर हम किसी को जबरदस्ती बोले नहीं तुमको ये मानना है, तुमको ये करना है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि यह बच्चा खुद से इम्पोज मतलब खुद से कंस्ट्रक्ट करता है। हाँ, ये हमें करना है, ये हमें नहीं करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो नैतिकता के खिलाफ जाएंगे। अगर हम डिसिप्लिन बना करके नहीं रख सकते, हम गेम से आउट हो सकते हैं, है ना। जैसे आप कंचे खेल रहे हो, जैसे कंचे का एग्जाम्पल ऊपर दिया था, मतलब इन्होंने जो कंचे खेल रहे होते बच्चे थे, जो जिसको गोली भी कह सकते हो, कांच की आती हैं, तो उसमें बच्चे सीखते थे। ठीक उसी तरीके से उनको फॉलो करना होता था कि आपको इतना ही करना है। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो लाइन होती है, उसके बाद उसके मतलब लाइन की अगर क्रॉस करके आप बॉलिंग करते हो तो आप नो बॉल उसमें आते, फिर वाइट बॉल होती है, फिर कैच, ही वो तो सारी चीज़ें। तो वही कि हम धीरे धीरे खुद से अपनी नैतिकता विकसित करते हैं, ऐसा इनका मानना है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। अब मेन आपका जो गाइस क्वेश्चन था ना, मैं आपको बताती हूँ, क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा था वो यही था कि स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, है ना, डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। जीन पियाजे के अनुसार इनके क्या चरण है। तो मैं आपको बताती हूँ, ये जो मैंने रखा है स्लाइड मैंने बनाई है बहुत ही ऑथेंटिक है, तो आप इसको प्लीज़ अच्छे से करके आप एग्जाम में लिख सकते हो। तो अब इसमें इन्होंने क्या क्या किया है, आइए हम लोग देखते हैं। पियाजे ने नैतिक विकास को 2 मुख्य चरणों में और एक संक्रमण अवस्था में बांटा है। सबसे पहला इनका जो है वो स्टेज नंबर 1, इसमें क्या है, प्री मोरल स्टेज, मतलब पूर्व नैतिक विकास की अवस्था है। ठीक, आपको स्टेज का नाम भी याद करके रखना है
ठीक, अगर वो आते हैं तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको स्टेज डिफाइन करना होगा। तो सबसे पहली जो इन्होंने अवस्था बताई है वो कौन सी बताई है? वो बताई है आपकी प्री मोरल स्टेज, मतलब पूर्व नैतिक अवस्था। तो इसमें ये कब का बताया है? इन्होंने इसकी जो एज क्राइटेरिया बताई है वो 0 to 5 years, मतलब जब से बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के 5 वर्ष की जो अवस्था बताई है वो आपकी प्री मोरल स्टेज की कैटेगरी में आता है। अब इसमें बच्चा क्या क्या सीखता है? सबसे पहला, चाइल्ड हैज नो अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ रूल्स, कि चूंकि ये प्री मोरल स्टेज होती है तो इसमें बच्चे को नियम वो नहीं समझता है क्या है क्या नहीं। अभी 5 साल के बच्चे को आप बोलो कि बेटा आपको यहाँ नहीं जाना है तो वो जरूर से जाएगा। अगर आप उनको बोलो कि बेटा कोई चीज़ आपको लेकर के मुंह में नहीं डालना तो उसको जरूर से मुंह में डालेगा। आप उनको कितना बताओ कि आपको पैकेट वाली चीज़ें नहीं खानी है, आपको चाउमीन नहीं खानी है, आपको पिज़्ज़ा नहीं खाना, आपको बर्गर नहीं खाना, आपको चाउमीन नहीं खाना, आपको मैगी नहीं खानी, तो बच्चे वही खाने की जिद करते हैं। उनको अगर बोलो कि हेल्दी खाओ तो उनको बोले नहीं इसमें तो टेस्टलेस है, इसमें तो टेस्ट नहीं, तो इसको हम नहीं खाएंगे। तो वही उनको छोटी छोटी बातों को समझने में इतना आसानी नहीं होती, तो फिर तो ये मोरालिटी की बात कर रहे हैं। तो चाइल्ड हैज़ नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स। अगला है प्लेस फॉर इंजॉयमेंट नॉट फॉर रूल फॉलोइंग, कि वो जो कोई खेल खेलते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए खेलते हैं, आनंद के लिए खेलते हैं, कोई रूल फॉलो के लिए नहीं करते। जैसे कोई रूल उनको फॉलो करो तो उसके लिए नहीं, बल्कि वो इससे उनको इंजॉयमेंट मिलती है, वो आनंदित होते हैं। 4 बच्चों को बुला लेंगे, आपस में खेलेंगे, गुड्डे गुड़िया का खेल हो गया, पत्तियों का खेल हो गया, है ना, इंडोर गेम कुछ भी कहते हैं ना लूडो वगैरह, नॉर्मल तरीके से, है ना, किसी को कुछ खेलते देखते तो उसकी कॉपी करते हैं, तो बच्चे बस उससे आनंदित होते हैं, है ना, वो रूल्स को फॉलो करने के लिए नहीं खेलते हैं। अगला है रूल्स आर इग्नोर्ड और नॉट अंडरस्टैंड। यहाँ पर बच्चा जो क्या करता है कि रूल्स को इग्नोर करता है या फिर वह समझता नहीं है, क्योंकि वो 5 साल का बच्चा, उसमें अभी इतनी समझ विकसित नहीं हो पाई है। तो वो क्या करता है, या वो रूल्स को इग्नोर करता है, बट उससे भी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि बल्कि उसमें यह समझ ही नहीं होती है कि हमें इसको फॉलो करना है। ठीक, तो इस तरीके से बच्चा ये सीखता है, मतलब जो कुछ भी यहीं से अगर देखें धीरे धीरे वो स्टार्ट होती है मोरालिटी का डेवलपमेंट। तो ये 0 से 5 साल की होती है और इस स्टेज को प्री मोरल स्टेज के नाम से हम लोग जानते हैं। हिंदी में बोले तो इसको पूर्व नैतिक अवस्था कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, बच्चा खेल में नियम बदलता रहता है क्योंकि उसे नियमों का महत्व नहीं पता है। बच्चा अपने अकॉर्डिंग, मतलब जैसा उसको लगता है कि मेरे लिए इजी गोइंग होगा, वही नियम बना लेता है खुद से, कहता है कि हम जो करें हम लोग वही मानेंगे, वो हमसे नहीं मतलब है। तो वो अपने नियम को क्या करता है, वो चेंज करता रहता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग चलते हैं सेकेंड स्टेज पे। जो सेकेंड स्टेज है ये किसकी बात करता है? ये हेट्रोनॉमस मोरालिटी की बात करता है, मतलब मोरल रियलिज्म की बात करता है। ठीक, अब इसमें क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं? तो दूसरी स्टेज क्या है? ये हेट्रोनॉमस मोरालिटी, मतलब मोरल रियलिज्म। अच्छा, अगर इसकी हिंदी की बात करते हैं, मैं हिंदी आपकी लिख देती हूँ। इसको क्या पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परायत्त नैतिकता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से बच्चों की जो मोरल डेवलपमेंट की शुरुआत होती है वो प्रॉपर वे में हो जाती है, मतलब नैतिक विकास की यह शुरुआती अवस्था है। वहां पर जो हमने इसके पहले प्री मोरल स्टेज देखा, वहां पर बस नाम मात्र का कह सकते हैं, बट यहाँ पर प्रॉपर वे में ये शुरुआत हो जाती है। और यह हमने ऊपर देखा था वो 0 से लेकर के 5, और ये स्टेज जो होती है आपकी 5 से लेकर के 10 साल तक की होती है। 5 से लेकर के 10 वर्ष की आयु में हेट्रोनॉमस मोरालिटी धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ये मोरल रियलिज्म को फॉलो करती है। तो जहाँ यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो बच्चे होते हैं ना, वो जैसे वो कंचे खेल रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि जो नियम बनाए गए हैं वो उसको ईश्वर ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, और ये अपरिवर्तनीय है, मतलब ये बदले नहीं जा सकते। मतलब जो रूल बन गया है वो बन गया। जैसे आप बच्चे को देखते होंगे, वो अगर स्कूल से आता है ना, जैसे नॉर्मली होता है कि 3 से लेकर के 5 साल के एज में बच्चों का एडमिशन हो जाता है। अगर उनको मैम ने या फिर सर ने का मीन्स कमल बता दिए तो का मीन्स किताब नहीं बोलेंगे, वो का मीन्स कमल ही बोलेंगे, जो कि वो उनको लगता है कि नहीं, ये जो हमारे सर ने बताया था, हमारे मैम ने बताया था, यही सत्य है और ये चेंज नहीं हो सकता है। अगर उन्हें खामिस खरगोश बता दिया तो खामिस खिड़की वो बच्चे नहीं वो समझेंगे, वो उसी नियम को अपरिवर्तनीय मानते कि वही अटल सत्य है। तो ये परायत्त नैतिकता का यही मतलब है कि दूसरों ने ये नैतिकता बता दी है या फिर दूसरों ने अगर ये रियलिटी बताई तो यही सच्चाई है, यही रूल
मतलब ये ईश्वर के द्वारा बनाया गया है या फिर हमारे लाइक टीचर्स ने बनाए हैं और यही सत्य है, ये परिवर्तनशील नहीं है। और क्या होता है, और होता है कि ये बाहरी सत्ता, जैसे माता पिता शिक्षक जो हमने ऊपर बताया था, इन्हीं के आदेश के रूप में इसको मानते हैं। इसमें नैतिकता का जो आधार होता है मेरे लिए वो आउटकम होता है, इंटेंशन नहीं होता है। आउटकम एंड रुपये, यहाँ पे दो चीज़ें आपको और क्लियर करना चाहती हूँ, सॉरी। तो यहाँ पर आउटकम ना जो होता है, इसमें नैतिकता का आधार ऐसे होता है, आउटकम होता है, आउटकम होता है, इंटेंशन नहीं होती है। मतलब आउटकम, जैसे बच्चा सीख के आता है का मीन्स कमल ना, तो वो कमल को ही सार्वभौमिक मानेगा, अभी का मीन्स किताब नहीं मानेगा, क्योंकि उसको टीचर्स ने बताया है। तो वही वो सत्य है, उसको सत्य मान करके, बल्कि इंटेंशन नहीं देखेगा। का के पीछे अगर का से कमल है तो किताब भी तो हो सकता है ना, इंटेंशन की बात नहीं करता। वो बोलता है कि नहीं ये कुछ नहीं होता, जो होता है यही सब कुछ होता है। ठीक, तो इस तरीके से ये नैतिकता देखी गई है। फिर इसमें होता क्या है, इसकी जो लाइक इसके मेन फीचर्स को ना दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। सबसे पहला फिक्स्ड रूल्स, मतलब जो नियम होते हैं वो स्थिर होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ये नियम अनचेंजेबल होते हैं, मतलब अपरिवर्तनीय होते हैं, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। और दूसरा इन्होंने बताया है ओबियंस टू अथॉरिटी, कि जैसे हमारे टीचर्स हो गए, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, तो इनकी हमें आज्ञा का पालन करना है। तो पहले में क्या देखने को मिलता है कि रूल्स आर परमानेंट नॉट रूल्स आर परमानेंट एंड गिवन बाय अथॉरिटी, कि जो नियम होते हैं ना वो हमेशा के लिए बने होते हैं और ये बड़े लोग ही बनाते हैं। बच्चों को लगता है कि हम लोग कोई नियम नहीं बना सकते। जो अथॉरिटेटिव पर्सन है, जैसे हमारे टीचर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, हमारे सिबलिंग्स हो गए, जो हमसे बड़े हैं, अथॉरिटेटिव, जिनके पास अथॉरिटी है, जो अथॉरिटेटिव पर्सन है, वही नियम बना सकते हैं और वो नियम अपरिवर्तनीय होते हैं, मतलब परिवर्तनशील नहीं हो सकते हैं, ऐसा इनका मानना है। तो इसके पहला फीचर ये है। दूसरा है कि ओबीडियंस टू अथॉरिटी, कि ये उनका आज्ञा का पालन करते हैं उन बच्चों का। तो चिल्ड्रन फॉलो रूल ब्लाइंडली, कि ये बच्चे अपनी जो मतलब इनके अथॉरिटी पर्सन होते हैं, 32 लाइक मम्मी पापा भाई बहन दीदी भैया जो भी होते हैं, टीचर, तो उनको ब्लाइंडली आंख मूंद के फॉलो करते हैं। टीचर ने काम इस कमल बताया तो बस वही ही सही है, हम इसको हमें फॉलो करना है, हमें और कुछ नहीं करना है। तो पनिशमेंट इज सीन एज ऑटोमेटिक, इसमें बच्चे को लगता है कि अगर गलत किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए। देखिए कई बार बच्चे होते हैं इतने डरे होते हैं कि वो अगर उन्होंने कुछ गलती करी तो वो डर के मारे उसको बताते नहीं है। उनको लगता है कि हमने गलती करी तो भले ही उनको सजा मिले कि नहीं मिले, लेकिन वो इतने डर, उनको लगता है कि नहीं अब हमें तो सजा मिलेगी, तो हम पापा मम्मी से कुछ बताएंगे ही नहीं, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि हाँ इसमें हमें सजा मिलेगी। ठीक, आई होप क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा जो तीसरी मतलब जो इसका तीसरा फीचर है वो क्या है। तीसरा फीचर ये है कि ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें क्या है कि परिणाम आधारित सोच, जैसे हमने बताया था ना कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये आउटकम पर बिलीव करते हैं, इंटेंशन पर नहीं। तो वही कि परिणाम हमें क्या प्राप्त हो रहा है उस पर बिलीव करते हैं, ना कि हमारा इंटेंशन क्या है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा भी है कि फोकस ऑन रिजल्ट नॉट इंटेंशन, कि बच्चा जो है वो केवल परिणाम देखता है, इरादा नहीं, कि हमारा इरादा नेक है क्या, इन सबसे उनको कोई मतलब नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ परिणाम को देखते हैं। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल आपको दूं तो ये है कि 5 कप्स एक्सीडेंटली ब्रोकन ब्रॉस, है ना। तो उन्होंने बोला कि अगर अचानक से 5 कप टूट जाता है तो ये बहुत बड़ी गलती हो गई, और 1 कप इंटेंशनली ब्रोकन लेस रॉन्ग। तो बच्चा कहेगा कि 5 कप तोड़े ज़्यादा गलत है वर्सेस अगर 1 कप तोड़े तो वो कम गलत है इंटेंशन के साथ। तो उन्होंने बोला कि हमें आउटकम पर ध्यान देना है बल्कि हमें इंटेंशन पर नहीं। तो इंटेंशनली अगर आप 1 कप तोड़ते हैं ना, लेकिन आपने इंटेंशन से तोड़ा, फिर तो ये ज़्यादा गलत है। अगर आपको उद्देश्य है कि मैं कुछ गलत करूँगा तो वो तो ज़्यादा गलत ना। अगर बाय द वे भूल बस आपसे गलतियाँ हो जाती हैं वो तो दैट्स मैटर, वो तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर बच्चा कहता है कि नहीं, अगर 5 कप एक्सीडेंटली टूटे तो वो ज़्यादा दिक्कत है, अगर एक हमने जानबूझकर तोड़ा तो वो कम गलत है। तो ऐसा इनका मानना है। इस तरीके से हमने 3 फीचर्स देखे। सबसे पहला क्या था, सबसे पहला फिक्स्ड रूल था कि ये अपरिवर्तनीय है ना, ये आपका जो स्टेज नंबर 2 है। दूसरा वाला आज्ञा का पालन करते हैं और तीसरा वाला परिणाम आधारित सोच रखते हैं। और जो चौथा है इसमें
और इसका लास्ट जो हमारा हेट्रोनॉमस मोरालिटी है, इसमें इमेंट जस्टिस मतलब स्वाभाविक न्याय की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि चाइल्ड बिलीव्स पनिशमेंट विल अकर ऑटोमेटिकली, कि बच्चा यह मानता है कि गलती करने पर प्रकृति खुद सजा देगी। इनका कहना है कि अगर हम झूठ बोलेंगे तो भगवान हमें सजा देगा, अगर हम गलत करेंगे तो भगवान हमें सजा देगा, तो हमें गलत नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि जो यहाँ पर हमारे पास परिणाम आते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं, ये खुद ब खुद आ जाते हैं। इस तरीके से उन्हें हेट्रोनॉमस मोरालिटी की क्या कुछ विशेषताएं बताई हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा ऑटोनॉमस मोरालिटी, है ना। ये मोरल रिलेटिविज्म पर फोकस करता है। तो जो ये वाली स्टेज है, स्टेज नंबर 3 ऑटोनॉमस मोरालिटी, इसकी अगर मैं हिंदी की बात करूँ, मैं हिंदी इसकी लिख देती हूँ। इसकी हिंदी क्या है? इसकी जो हिंदी है स्वायत्त नैतिकता, स्वायत्त नैतिकता। तो हमने ऊपर जो देखा था वो परायत्त मतलब वो दूसरों के अधीन थी नैतिकता, और यहाँ पर स्वायत्त मतलब अपने अनुसार हम नियमों को बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। तो इसका मानना है कि यहाँ पर जो नैतिकता होती है इसको हम खुद से बना सकते हैं, और इसकी जो एज बताई गई है वो 10+ ईयर, मतलब ये 9-10 साल से शुरू होकर के लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। ठीक, तो इसमें बच्चा क्या करता है कि बच्चे ये समझते हैं कि जो नियम है ना वो एक सामाजिक समझौता होता है कि क्या सही है क्या गलत, उसी के अनुसार नियम बना दिए जाते हैं। ये परिवर्तनशील होते हैं, चेंजेबल होते हैं, डायनेमिक होते हैं, और जिन्हें क्या जो नियम बनते हैं उन्हें आपसी सहमति से बदला भी जा सकता है, वही कि ये परिवर्तनशील होते हैं, तो नियमों को हम बदल सकते हैं, इनका ऐसा मानना है। इसमें और क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि और इसमें वे ब्लाइंडली अपने अथॉरिटेटिव फिगर को, लाइक अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को, गॉड को फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि वो पालन तो करते हैं बट जितना करना चाहिए उतना ही करते हैं। और उसके बाद ये इरादों को निष्पक्षता और सहयोग की प्राथमिकता देते हैं। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे वहां पर जो सेकंड स्टेज थी हेट्रोनॉमस मोरालिटी, वहां पर बच्चे ब्लाइंडली फॉलो करते थे, बट यहाँ पर ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि उनको लगता है कि क्या सही है क्या गलत, हमें सही का साथ देना चाहिए। डजंट मैटर कि वो हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमारे सिबलिंग्स हैं, फिर हमारे टीचर्स हैं, या कोई भी अथॉरिटेटिव पर्सन है, अगर जो चीज़ गलत है तो उसको गलत को गलत कहना चाहिए। तो यहाँ पर जो इनके इरादे, जो इनका इंटेंशन होता है, ये आउटकम पे तो ध्यान देते हैं, साथ ही साथ जो इनका इंटेंशन होता है ना, अब वो भी इनको पता चल गया होता है कि हाँ हम इंटेंशनली क्या कर सकते हैं और क्या गलत है क्या सही है, तो हमारा अपना क्या इंटेंशन होगा पर्टिकुलर इस टॉपिक या फिर इस सब्जेक्ट या फिर इस ऑब्जेक्ट पे, या फिर अपनी सोच को वो इंटेंशनली रखते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि फ्लेक्सिबल रूल्स, मतलब वही कि नियम को हम बदल सकते हैं, नियम को बदला जा सकता है, कि रूल्स आर क्रिएटेड बाय द पीपल कैन बी चेंज्ड, कि जब नियम को लोगों के द्वारा बनाया जा सकता है तो इसको बदला भी जा सकता है ना। अगर कोई चीज बन सकती है तो उसको बिगाड़ भी सकते हैं, और कोई चीज अगर बिगड़ सकती है तो उसको बना भी तो सकते हैं ना। तो ये इनकी सोच डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर 10+ ईयर्स की आयु में ये होते हैं बच्चे। जो दूसरा है, अब जैसा कि मैंने बताया इसके पहले वाले में इंटेंशन नहीं मैटर करता, बस आउटकम, बट यहाँ पर जो आप यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे हैं, यहाँ पर इंटेंशंस मैटर्स, एक्चुअली मैटर्स अलॉट। यहाँ पर जो इनका इरादा होता है वो महत्वपूर्ण होता है। जैसे जजमेंट बेस्ड ऑन इंटेंशन, कि सही गलत का जो निर्णय है ना वो इरादे के आधार पर होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक कप मतलब 1 कप इंटेंशनली ब्रोकन मोर रॉन्ग देन द 5 एक्सीडेंटल। जो पहले देखा था ना, वहां पर वो कहते थे कि अगर 5 कप एक्सीडेंटली टूट जाता है, मतलब अचानक से टूट जाता है, तो वो ज्यादा गलत है, अगर इंटेंशनली एक टूटा तो वो कम गलत है। लेकिन यहाँ पर बच्चे को लगता है कि अगर कोई चीज भूल बस हो जाती है तो माफी की योग्य होती है, भले ही 5 कप टूट गए, लेकिन अगर 1 कप हमने क्या किया, इंटेंशन के साथ, इरादों के साथ तोड़ा, तो वो तो ज्यादा गलत है, क्योंकि हमारा इंटेंशन मैटर करता है कि हम क्या गलत करेंगे क्या सही करेंगे। तो यहाँ पर इसमें वो आइडेंटिफाई कर पाता है, इस वजह से यहाँ पर इंटेंशन को महत्वपूर्ण रोल दिया गया है। अगला तीसरा क्या है, इक्वालिटी एंड जस्टिस, मतलब समानता और न्याय, कि चिल्ड्रन अंडरस्टैंड फेयरनेस, पनिशमेंट शुड बी लॉजिकल, कि यहाँ पर जो बच्चा होता है वो फेयरनेस को, मतलब समानता को, न्याय को, और क्या कह सकते हैं,
पारदर्शिता को, इन सबको समझ पाते हैं और वो कहते हैं कि पनिशमेंट शुड बी लॉजिकल। अगर किसी को पनिशमेंट मिल रहा है तो वो लॉजिकल होना चाहिए। अगर आप किसी को सजा दे रहे हैं ना, तो उसके पीछे रीजन दीजिए कि क्यों इसको सजा दे रहे हैं। अगर आप रोड पे जा रहे हैं और पुलिस आपको पकड़ ले रही है और आपको लाइक पनिश करे, तो आपको तो पता होना चाहिए ना भैया हमें किस वजह से पनिशमेंट किया जा रहा है। तो वहां पर बच्चे की ये सारी समझ डेवलप होने लगती है और यहाँ से प्रॉपर में उसकी नैतिकता आने लगती है। तो बच्चा कहता है कि जो गलती करेगा उसी हिसाब से सजा तो होनी चाहिए। अगर किसी ने छोटी गलती करी तो उसको छोटी सजा, किसी ने क्राइम करा है तो उसको बड़ी सजा, किसी ने ट्रैफिक रूल्स तोड़ा है तो थोड़ी सी कम सजा मिलनी चाहिए, है ना, रादर देन किसी ने क्राइम करा है। तो उन्होंने बोला कि जिस तरीके से आप गलतियां करोगे उसी के हिसाब से आपको पनिशमेंट या फिर सजा मिलनी चाहिए। ठीक, आई होप क्लियर हो रहा होगा। फिर हमारा जो इसका तीसरे स्टेज का जो लास्ट है वो क्या है, वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मतलब आपसी सम्मान कि पीयर इंट्रैक्शन इंक्रीजेस। यहाँ पर हमारा जो पीयर ग्रुप होता है, चूंकि 6 से लेकर के 12 साल तक की जो अवस्था होती है वो आपकी चाइल्डहुड की एज होती है ना, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड करा है ना। सबसे पहले आपका अर्ली चाइल्डहुड, फिर लेटर चाइल्डहुड। तो यहाँ पर बच्चों का जो साथी समूह होता है उसका भी एक प्रकार से बोले ना, उनका भी इंट्रैक्शन बढ़ने लगता है। तो जो हमारा साथी समूह मित्र मंडली होता है ना, ये इनका इंट्रैक्शन मतलब आपस में जो क्या बोलेंगे, अंतर संबंध, अंतर संबंध बोले वो बढ़ने लगता है। और चिल्ड्रन लर्न कोऑपरेशन की अब हमें एक दूसरे को सहयोग करना है, एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलना है, एक दूसरे मतलब सहयोग की भावना विकसित होने लगती है और धीरे धीरे वो डेवलप होने लगता है क्या उसमें, मोरालिटी। आई होप क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम लोग चलते हैं जो संक्रमण स्टेज हमने देखा था ना, एक दिन में संक्रमण स्टेज बताई मतलब ट्रांजिशन स्टेज। तो हमने ऊपर देखा था कि मोरल डेवलपमेंट की 3 अवस्थाएं बताई है। सबसे पहला हमने देखा था कौन सा, हमने सबसे पहला, मैं यहाँ पे फिर से लिख के बता देती हूँ, पहला था प्री मोरल स्टेज। जो दूसरा था वो क्या था, हेट्रोनॉमस, HETRONOMOUS, हेट्रोनॉमस स्टेज। और हेट्रोनॉमस, उसके बाद जो तीसरा था वो क्या था, जो तीसरा था मैं बताती हूँ, तीसरा मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हाँ, जो तीसरी थी वो ऑटोनॉमस थी, MOUS, ऑटोनॉमस की स्टेज थी। यही पहला था कि प्री मोरल स्टेज, यहाँ पर बच्चे में बस वो नियम के लिए लाइक आनंद के लिए खेलते थे कंचे को, यहाँ पर कोई रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए नहीं। हेट्रोनॉमस में बच्चा धीरे धीरे सीखता है, ऑटोनॉमस में पूरी तरीके से वो सीख जाता है। तो हमने इस तरीके से देखा ये 3 स्टेज। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, कि संक्रमण अवस्था की, है ना, ट्रांजिशन स्टेज। तो ये हमने तीनों देखा था ऊपर। अब इन्होंने एक संक्रमण काल की अवस्था बताया है। अब इसका क्या मतलब है इसको हम लोग समझते हैं, फिर इसको हम स्लाइड में देखेंगे। तो जीन पियाजे के अनुसार यह वह समय या फिर यह वह काल होता है कि जब एक बच्चा क्या करता है, वो सोचने समझने के एक स्तर से दूसरे स्तर पर जा रहा होता है। जैसे बच्चा अगर इस सीढ़ी पर था, है ना, तो अब वो इस सीढ़ी पर जा रहा होता है और ये महत्वपूर्ण काल होता है। फिर इस तरीके से वो बढ़ता जाता है। कहते हैं कि वो दूसरी स्टेज पर जा रहा होता है और ये पूरी तरह से एक अवस्था को छोड़ करके दूसरी अवस्था में आने के बीच का जो बदलाव वाला समय होता है ना, इसको ब्रिज पीरियड भी कहते हैं। अर्थात इसमें ये जो पुराना वाला और ये जो नया ना, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, वो मिश्रण करता है। पुरानी चीजों को नई चीजों को जोड़ करके वह उसकी जो समझ होती है वो विकसित हो पाती है। मतलब पुरानी व नई चीज सोच का मिश्रण, कि बच्चा पुराने तार्किक तरीके से, है ना, मूर्त सोच को उपयोग करते हुए नई क्षमताओं को क्या करता है, वो विकसित करता है। जैसे पहले वो मूर्त रूप से सोचता है, फिर अब इसके बाद वो अमूर्त रूप से सोचना शुरू कर देता है। तो इन दोनों का मिश्रण करके फिर वो कोई रीजन देता है तो वो ज्यादा बेटर हो पाता है। ठीक, तो इसमें बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है और मतलब ये सारी चीजें कह सकते हैं कि यह एक ऐसी मानसिक विकास की अवस्था है जब बच्चा अधिक तार्किक और परिपक्व तरीके से क्या करने लगता है, वो सोचने लगता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग स्लाइड में देखते हैं, स्लाइड में क्या है कि चाइल्ड शिफ्ट्स फ्रॉम रिजिड टू फ्लेक्सिबल थिंकिंग ड्यू टू इंटरेक्शन विद पियर्स, कि बच्चा कठोर नियमों से हटकर लचीले सोच अपनाने लगता है, खासकर दोस्तों के साथ खेलने से। कि जब जहां बच्चे को ये लगता था कि दिस रूल्स आर अनचेंजेबल, वी कांट चेंज, है ना, इट्स रिजिड नॉट फ्लेक्सिबल, तो यहाँ पर बच्चा सोचने लगता है कि वो
कहता है कि नहीं, जो रूल्स होते हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड नहीं होते, उनको हम चेंज कर सकते हैं, नियम को बना भी सकते हैं तो बिगाड़ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने इसको ट्रांजिशन एज, ट्रांजिशन मतलब संक्रमण काल की अवस्था, कि ये पुरानी और नई जो उसकी तार्किक सोच होती है उसको मिश्रित करके कुछ नया करने की बात करता है। और ये इन्होंने बताया कि बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है, ये 7 से लेकर के 10 साल तक की अवस्था को इन्होंने इसको बताया है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग मोरल डेवलपमेंट, मतलब नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वो कौन कौन से कारक हैं जो हमारे नैतिक विकास को क्या करते हैं, वो प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, मतलब जो हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है, अर्थात जो हमारी सोचने की क्षमता होती है वो जितनी विकसित होगी, नैतिक समझ भी उतनी ही बेहतर होगी। क्योंकि जितना ज़्यादा हम एक्सप्लोर करेंगे सोसाइटी के साथ, लोगों के साथ, उतना ज़्यादा हम क्या करेंगे, वो हम अपनी जो नैतिक सोच है उसमें बेहतरी ला पाएंगे, ऐसा इनका मानना है। चूंकि ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो कि जैसे जैसे हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है, ठीक उसी तरीके से हमारी नैतिकता भी बढ़ती जाती है, मतलब उतनी बेहतरी आती जाती है। अब अगला क्या है, सेकंड इज पीयर इंटरेक्शन, मतलब दोस्तों के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं, मतलब जब दोस्तों के साथ हम अंतर संबंध बनाते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, तो उससे भी मतलब दोस्तों के साथ बराबरी का संबंध बनता है, तो हम नियमों को समझ पाते हैं। क्योंकि दोस्त तो क्या होता है, कोई इधर से आ रहा है तो कोई इधर से, तो कोई इधर से, कोई इधर से, सिंपल सी बात है ना। तो अलग अलग, तो यहाँ पर इनका अपना रहेगा, यहाँ पर इनका, यहाँ, तो सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। तो कहीं ना कहीं जब इतने लोगों का विचार हम देखते हैं तो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, साथ ही साथ हम अपना जो हमारी सोचने की, समझने की और मोरालिटी डेवलपमेंट होने की जो एक प्रकार से बोले चांस है ना, वो बढ़ जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये हम देख पा रहे हैं। और अगला क्या है, स्कूल इन्वायरमेंट, डेफिनेटली कि समाज, परिवार और स्कूल का प्रभाव तो बच्चे पर डायरेक्टली पड़ता है, कि घर का माहौल कैसा है, स्कूल का कैसा है, हमारे दोस्त कैसे हैं, तो इन सब का हम देखते हैं, इन सब का प्रभाव हमारे ऊपर देखने को मिलता है। और अब हम चौथा देखते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट, मतलब भाषा विकास, कि तर्क और रीजनिंग समझने में मदद करती है। इस तरीके से हमने देखा इसको ऐसे 4 मेन फैक्टर तो बहुत हैं, बट ऐसे मेन फैक्टर है जो हमारे नैतिक विकास को प्रभावित करते हैं। कॉग्निटिव, पीयर इंटरेक्शन, सोशल इन्वायरमेंट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो हमने 4 प्रकार के कारक को देखा जो इसको प्रभावित करते हैं। अब इसको एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, मतलब शैक्षिक महत्व इसका क्यों है, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे वी आर डूइंग बीएड ना, या फिर परसुइंग बीएड, तो वाई, because we are going to become a teacher, reason is behind कि we are learning this, and why it's important for educational setting, कि मतलब शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों महत्वपूर्ण है, देखते हैं। इनकरेज डिस्कशन नॉट ब्लाइंड ओबीडियंस, सबसे पहला कि इसके द्वारा हमारा मतलब हमारा मीन्स बच्चों का केवल नियम मानने के लिए नहीं मजबूर करते हैं, बल्कि मतलब किसी भी नियम को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि डिस्कशन करते हैं, एक रीज़न मिल पाता है हमें, हमारा थॉट प्रोसेस डेवलप हो पाता है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। फिर गिव रियल लाइफ मोरल सिचुएशन, यहाँ पर क्या होता है कि रियल लाइफ, हमारी दिन प्रतिदिन की लाइफ की जो चीज़ें होती हैं, और उसके लिए एक हम मोरल सिचुएशन दे पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है ना, हम अपने मतलब व्यवहारिक जीवन में इसको जी पाते हैं, सीख पाते हैं। सैद्धांतिक तो ठीक है हम, लेकिन हमें व्यवहारिकता का भी ज्ञान होना चाहिए, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला, प्रमोट ग्रुप वर्क एंड कोऑपरेशन, और इसके थ्रू हमारा जो समूह गतिविधियां हैं, जो हमारा समूह कार्य है, या फिर जो हमारा कोऑपरेशन, जो सहयोग की भावना है, वो धीरे धीरे विकसित हो पाती है। इस वजह से ये इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन मतलब शैक्षिक महत्व बढ़ जाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ लिमिटेशंस भी बताई गई हैं, वो क्या है इसको भी देखते हैं। कि बेस्ड ऑन लिमिटेड ऑब्जर्वेशन, कि हमने ऊपर ही देखा था कि ये जब बच्चे कंचे खेल रहे थे, जब गोलियां खेल रहे थे, उस टाइम पर ऑब्जर्व करते थे, तो सब कुछ ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही नहीं निकल पाता। अगर सब कुछ ऑब्जर्वेशन से हो जाता तो फिर एक्सपेरिमेंट क्यों बनाए जाते हैं, फिर इंटरेस्ट इन्वेंट्री या फिर क्वेश्चनर वगैरह क्यों बनाए जाते हैं, तो इस वजह से कहते हैं कि इसकी थोड़ी सी इसमें हमें खामियां भी दिखती हैं। दूसरा, अंडर एस्टिमेट चिल्ड्रंस एबिलिटीज, कि बच्चों की जो क्षमता है ना उसको कम आंकना, मतलब इन्होंने बोला कि आप इसको कम आंकने लगते हैं। फिर अगला, कल्चरल डिफरेंसेस इग्नोर, और तो साफ साफ दिखता है सांस्कृतिक अंतर को नजरअंदाज करता है। अच्छा, एक आपका क्वेश्चन आया था
मुझे बस ये नहीं कंफर्म पता है ये जीन पियाजे का था या फिर लेओ विगोत्स्की का। मुझे याद आ गया एक्चुअली वो अभी सीटेट का आपका एग्जाम हुआ था ना जो फैब में, उसमें उन्होंने पूछा था कि जीन पियाजे ने किस फैक्टर को इग्नोर करा है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो इन्होंने सांस्कृतिक जो कारक हैं, मतलब कल्चरल जो फैक्टर्स हैं, इसको प्रॉपर तरीके से इन्होंने इग्नोर करा है। चाहे इनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी ले लो, चाहे ये वाली, इन्होंने संस्कृति को बिल्कुल उसकी बात ही नहीं करी है। तो बिल्कुल अगर आप पूरी स्लाइड को अच्छे से करोगे ना, डेफिनेटली अभी आप टेट का भी फॉर्म आ रहा है, आप उसको फिल कर दो, और आपका जो सीटेट का एग्जाम हुआ था अभी फिर होगा अप्रैल में, तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं। तो सीटेट का ये क्वेश्चन था कि जीन पियाजे ने किस फैक्टर को प्रॉपर वे में क्या करा था, इग्नोर करा था, या फिर किस पर बात नहीं करी थी। तो इन्होंने मोरालिटी की बात करी, उन्होंने कॉग्निशन की बात करी है, तो इन्होंने लेकिन कल्चरल जो फैक्टर इनको प्रॉपर तरीके से क्या करा है, इग्नोर कर दिया है। ये इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब बावजूद इसके भी बहुत अच्छी थ्योरी है। अब हम लोग इसका कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन में हमें क्या देखने को मिलता है, तो कंक्लूजन में हम ये देख सकते हैं कि पियाजे प्रूव दैट मोरल डेवलपमेंट इज अ ग्रेजुअल सेल्फ कंस्ट्रक्टेड प्रोसेस where children move from rigid rule following to logical moral reasoning। इसका क्या मतलब कि पियाजे ने सिद्ध किया कि नैतिक विकास एक क्रमिक और स्वयं निर्मित प्रक्रिया है। इनका मानना है कि जो नैतिक विकास है ना, ये क्रमिक मतलब लाइक ग्रेजुअल, ये धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती जाती है, इस तरीके से इंक्रीज होती रहती है, ऐसे ही चलने वाली। और बोला इन्होंने कि ये स्वयं हम खुद से क्या करते हैं, अगर बच्चे को बोले तो वो स्वयं से क्या करते हैं, उसको निर्मित करता है। ये धीरे धीरे वन बाई वन चलता जाता है, और जिसमें बच्चा क्या करता है, कठोर नियमों से निकलकर तार्किक नैतिक सोच तक पहुंच पाता है। मतलब जहां पर ये बच्चा सोच रहा था, हमने प्री मोरल स्टेज में देखा था ना, कि बच्चे को लगता था कि जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस बनाए गए, ये अनचेंजेबल हैं, इसको हम चेंज ही नहीं कर सकते। बाद में जब हमने देखा ऑटोनॉमस स्टेज में, उन्होंने बोला कि नहीं, नियम को तो हम चेंज भी कर सकते हैं, हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, डजंट मैटर, वो हमसे बड़े हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि हम उसको ब्लाइंडली फॉलो कर ले। अगर वो गलत है तो उसको गलत कहिए आप, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि वो नैतिक सोच तक पहुंच पाता है। तो ये रहा गाइस आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा और प्रॉपर वे में क्लियर भी हुआ होगा। सो हमें क्या बोलना है, हमें बोलना है थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है ना, क्योंकि सारी अपडेट्स आई वांट कि आपको सबसे पहले मिले, बिकॉज यू ऑल द ग्रेट लर्नर इन दिस वर्ल्ड, माई लर्नर्स, है ना। सो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। तब थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी।